हेलो स्पेशल फ्यूचर केबीएस एजुकेटर्स। कैसे हैं आप सब? मुझे पता है एग्जाम बिल्कुल सर पर आ गए हैं और ये एक्ट और लॉज पढ़ते पढ़ते दिमाग का नेशनल ट्रस्ट उठ चुका है ना? अब आप सोच रहे होंगे ये कानूनी भाषा कौन लिखता है। मतलब एक तो नींद पूरी नहीं हो रही है, ऊपर से ये राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी नए बैंक का नाम हो जहां हमें फिक्स डिपॉजिट कराना है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, आज इस वीडियो में हम इस एक्ट का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, वो भी एकदम सिंपल और अपनी भाषा में। कोई बोरिंग लेक्चर नहीं, बस क्विक नोट्स और पक्के मार्क्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये एक्ट कब आया? साल 1999 में आया। ठीक है, याद रखेंगे इसको कैसे। तो एक चीज ध्यान रखना, बस ये सोच लो कि Y2K, ठीक है, मतलब ईयर 2000 वाली दुनिया खत्म होने से ठीक एक साल पहले। ठीक है, बड़ी हुआ ना बढ़िया सा काम। अब ये एक्ट किसके लिए है? तो ये पूरे समाज के लिए नहीं है, इसका एक वीआईपी क्लब है। इस एक्ट के मुख्य रूप से 4 डिसेबिलिटीज हैं। कितने डिसेबिलिटीज? 4 डिसेबिलिटीज हैं। ठीक है, इसमें 4 डिसेबिलिटीज को कवर किया गया है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। वैसे इसे याद रखने का एक फनी शॉर्टकट बताऊं? ठीक है, तो आप खुद सोचो, इसको एसी में मस्त, ठीक है, एसी में मस्त, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो ए फॉर ऑटिज्म, सी फॉर सेरेब्रल पैल्सी, एम फॉर मेंटल रिटार्डेशन जो कि अब क्या हो गया है, एम फॉर मेंटल रिटार्डेशन जो कि अब क्या हो गया है, आईडीडी हो गया है। ठीक है, और एम फॉर मल्टीपल डिसेबिलिटी। याद हो जाएगा एसी में मस्त। ठीक है, मतलब ACMM। बस एग्जाम में एसी में मस्त लिखकर मत आ जाना, पूरा नाम लिखना। ठीक है, अब आप पूछेंगे बॉस, जब पहले से पीडब्ल्यूडी एक्ट था तो इसकी क्या जरूरत पड़ी? वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ आता है हमारा एक एग्जाम्पल। मान लीजिए हमारे इलाके में एक राहुल भैया हैं। राहुल भैया 25 साल के हैं और उन्हें सीवियर ऑटिज्म है। अब कानून के हिसाब से 18 साल का होते ही हर इंसान बालिग हो जाता है, वो अपने बैंक अकाउंट खोल सकता है, प्रॉपर्टी खरीद या बेच सकता है। लेकिन राहुल भैया को डिसीजन लेने में सपोर्ट चाहिए। अगर राहुल भैया के नाम से कोई पुश्तैनी जमीन है या उन्हें अपना फाइनेंस मैनेज करना है, तो वो कैसे करेंगे? यही एंट्री होती है किसकी? नेशनल ट्रस्ट एक्ट, यानी कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की, जिसको शॉर्टकट में एनटी एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक्ट लेकर आया ग्रेजुएशनशिप का कॉन्सेप्ट। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे किसमें, आगे की स्लाइड में, कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम क्या है, कैसे है, इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो आइए देखते हैं हमारी पहली स्लाइड और खोलते हैं वो पिटारा की आगे की कहानी में क्या है। तो हमारी जो दूसरी स्लाइड है ये रही आपके सामने। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। तो ओके, तो एसी में मस्त वाली 4 डिसेबिलिटीज तो हमें याद हो गई। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर ये राष्ट्रीय न्यास या नेशनल ट्रस्ट किस चिड़िया का नाम है? ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, राष्ट्रीय न्यास क्या है। अब क्या ये कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई एनजीओ है, या हमारे मोहल्ले की कोई वेलफेयर कमेटी? इस स्लाइड को देखो, एकदम किसी मल्टीनेशनल कंपनी के स्ट्रक्चर जैसा यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना? सबसे ऊपर बैठे हैं हमारे बिग बॉस, यानी हमारी भारत सरकार, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब सरकार के पास तो हजार काम है ना, सड़कें भी बनानी है, इकोनॉमी भी देखनी है। तो सरकार ने कहा भाई, हर काम हम अकेले नहीं कर सकते, एक स्पेशल टीम बनाओ। तो उन्होंने अपना एक खास मंत्रालय बना दिया। क्या नाम है उसका? उसका नाम है MSJE, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये बहुत बार पूछ सकते हैं। यहाँ पिंक स्टिकी नोट में लिखा हुआ है MSJE का फुल फॉर्म क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नाम सुनते ही ऐसा लगता है ना कि कोई बहुत सीरियस कोर्ट रूम ड्रामा चल रहा है, लेकिन आसान भाषा में समझे तो ये हमारे देश का वो HR डिपार्टमेंट है जिसका काम ये देखना है कि समाज में सबके साथ न्याय हो रहा है या नहीं। अब इस MSJE डिपार्टमेंट ने सोचा कि उन 4 स्पेशल डिसेबिलिटीज, कौन कौन सी हैं स्पेशल डिसेबिलिटीज? जो है ऑटिज्म, ठीक है, उसके अलावा क्या है, दूसरा क्या है,
दूसरी है सीपी। पहली क्या है ऑटिज्म, दूसरी है सीपी, तीसरी क्या है मेंटल रिटार्डेशन, और जो कि अभी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया, चौथी क्या है मल्टीपल डिसेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो वाले मतलब क्या सोचा, ये सोचा कि चार स्पेशल डिसेबिलिटीज हैं। किसने सोचा, एमएसजेई ने सोचा कि चार स्पेशल डिसेबिलिटीज यानी कि ऑटिज्म, सीपी, मेंटल रिटार्डेशन और एमडी वाले लोगों पर एक्स्ट्रा फोकस करने के लिए एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स होना चाहिए। और तब जन्म हुआ किसका, हमारे राष्ट्रीय न्यास अधिनियम का। ठीक है, कब जन्म हुआ, जब फोर डिसेबिलिटीज को ज्यादा फोकस किया गया कि इनके लिए कोई डेडिकेटेड टास्क फॉर्म होना चाहिए, है ना। अब ध्यान रखना दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी नॉर्मल सी कमेटी नहीं है। स्लाइड में हरे रंग का जो यहाँ पर बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसको ध्यान से देखिए। ये क्या है, स्टेटरी बॉडी है, ठीक है, यानी कि संवैधानिक निकाय है। इसका मतलब है कि ये पार्लियामेंट में बाकायदा कानून पास करवा के बनी है। इसके पास फुल पावर है, एकदम ऑथराइज्ड बॉस वाली फीलिंग। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल है, इतना बड़ा तामझाम क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्या है। तो लेफ्ट साइड में देखिए, स्थापना का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाना और समान अधिकार दिलाना। इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके ऑफिस का एक एम्प्लॉय व्हील चेयर यूजर है, तो उसको ये नहीं चाहिए कि आप उसे सीढ़ियों पर गोद में उठा कर ले जाएं और एहसान जताएं। उसको चाहिए कि बिल्डिंग में एक रैंप या लिफ्ट हो, ताकि वो खुद अपनी मर्जी से आ जा सके। यही है असली एम्पावरमेंट, और यही काम है नेशनल ट्रस्ट का। वो पीडब्ल्यूडीज को दया नहीं बल्कि वो पावर और हक देता है, जिससे वो अपनी लाइफ सीना तान के एकदम इंडिपेंडेंट होकर जी सके। सिंपल है ना। तो चलो फटाफट नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं नेशनल ट्रस्ट एक्चुअल में काम क्या क्या करता है। तो ये रही नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, और देखते हैं इसको। तो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ इस डिसेबिलिटी वाले पजल के साथ। यहाँ पर एक पजल दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। ठीक है, हमने ये तो रट लिया कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट का वीआईपी पास सिर्फ चार लोगों के पास है। वही अपना एसी में मस्त वाला फॉर्मूला भी याद हो गया। लेकिन एग्जाम हॉल में सिर्फ नाम लिखने से काम नहीं चलेगा, है ना। केबीएस के पेपर में सीधा केस स्टडी आ जाती है। तो चलिए इस पजल के चारों टुकड़ों को एक एक करके डिकोड करते हैं, वो भी एकदम रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, एनटी एक्ट के अंतर्गत फोर मुख्य विकलांगताएं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पजल है, पजल पीस है, वो कौन सा है, ऑटिज्म, एएसडी। इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, क्या है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब यहाँ पर लिखा है संचार और व्यवहार में चुनौती। इसको ऐसे समझो, मान लो आपके ऑफिस में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, अमित। अमित कोडिंग में एकदम आइंस्टीन है, लेकिन जब ऑफिस में कैंटीन में लंच टाइम होता है तो वो किसी से बात नहीं करता, आई कांटेक्ट बनाने से बचता है, या अचानक से किसी डेस्क की जगह बदल जाए तो वो बहुत एंजाइटी में आ जाता है। तो कुछ लोग कहेंगे अरे यार इसमें तो बहुत एटीट्यूड है, लेकिन बॉस ये एटीट्यूड नहीं, ये प्रॉब्लम है। ऑटिज्म में इंसान का ब्रेन बस दुनिया को थोड़ा अलग तरीके से प्रोसेस करता है। उन्हें सोशल इंटरवेंशन और कम्युनिकेशन में एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा है सेरेब्रल पैल्सी यानी कि सीपी, शारीरिक गति और मांसपेशियों में अकड़न। इमेजिन करो एक 22 साल का कॉलेज स्टूडेंट है जो व्हील चेयर यूज करता है। ना चलते समय या चलते समय उसकी मसल्स बहुत स्टिफ हो जाती हैं। आपको पता है दिक्कत कहाँ है, दिक्कत पैरों में नहीं है, दिक्कत कहाँ पे होती है, ब्रेन के उस हिस्से में जो मसल्स को कंट्रोल करने का सिग्नल भेजता है। यहाँ सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये होता है कि लोग सोचते हैं इसका दिमाग भी कमजोर होगा। अरे नहीं भाई, उनकी बुद्धि एकदम शार्प होती है, बस बॉडी के मूवमेंट में एरर आ रहा है। ठीक है, तीसरा जो है वो क्या है, मानसिक मंदता, जिसको आप क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी बोलते हैं। एग्जाम में दोनों टर्म्स आ सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ये कोई बुखार नहीं है जो क्रोसिन खाने से ठीक हो जाए। इसमें व्यक्ति का जो दिमाग है उसकी उम्र के हिसाब से धीमे काम करता है। ठीक है, जैसे किसी 25 साल के एडल्ट को बैंक का फॉर्म भरना है, या पैसे के हिसाब लगाने, या कोई नया काम सीखने में आम लोगों से थोड़ा ज्यादा टाइम और सपोर्ट लगता है। उन्हें बस सही ट्रेनिंग की जरूरत होती है।
ठीक है। और आखिरी पजल पीस जो है वो क्या है, एमडी यानी कि बहुविकलांगता का। ये कोई शॉपिंग मॉल का बाय वन गेट वन फ्री ऑफर नहीं है। इसका मतलब है जब किसी इंसान को एक से ज्यादा डिसेबिलिटीज एक साथ हो। ठीक है। जैसे HI+ID यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। जैसे मान लो एक 30 साल की महिला है जिससे सुनने में दिक्कत है और साथ में उसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी है। जब दो या दो से ज्यादा चुनौतियां एक साथ आ जाएं तो उसे क्या बोलते हैं, मल्टीपल डिसेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। अब इस स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ध्यान दें, ये एक केवल इन्हीं 4 लोगों के लिए है। ठीक है। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा क्या विजुअल इंपेयरमेंट का या लोकोमोटर डिसेबिलिटी नेशनल ट्रस्ट में आती है, तो एकदम जोर से चिल्ला के, मन में चिल्लाना, उनके सामने नहीं, ठीक है, बोलना बिल्कुल नहीं। तो यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है। तो ये रही नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने। मैं फिर से हाजिर हूँ। अब तक हमने एक्ट का बेसिक समझ लिया, वीआईपी डिसेबिलिटीज समझ ली, लेकिन अब जो इस स्लाइड में है ना, वो केबीएस टीजीटी और पीआरटी टीयर 2 के लिए एग्जाम का फेवरेट टॉपिक होने वाला है। ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। फेवरेट टॉपिक कैसे होने वाला है ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक पेड़ दिखाई दे रहा है ना, बहुत सुंदर पेड़ है, ड्राइंग बड़ी सुंदर दिख रही है ना, अच्छी लग रही है। ये जो ड्राइंग, ये सिर्फ ड्राइंग नहीं है बॉस, ये नेशनल ट्रस्ट एक्ट का हार्ट और सोल है। ठीक है। एग्जाम में अगर विजन और मिशन पर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, यहाँ पर हम वही देखने वाले हैं, विजन और मिशन यानी कि दृष्टिकोण और मिशन के बारे में देखने वाले हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस आंखें बंद करना और इस पेड़ को याद कर लेना। ठीक है। सबसे पहले पेड़ की जो रूट है यानी जड़ है उसको देखिए। जड़ें कभी किसी के से बाहर दिख, मतलब कभी किसी को बाहर नहीं दिखती, लेकिन पूरी पेड़ की ताकत वहीं से मिलती है। तो ये जड़ें जो है, हमारा मिशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है। यानी वो ग्राउंड है जो नेशनल ट्रस्ट करता है। तो इसमें 3 मेन चीजें हैं। सबसे पहले क्या है, क्षमता का विकास यानी कि कैपेसिटी, क्षमता विकास यानी कि कैपेसिटी डेवलपमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को दया करके पैसे दे दिए, इसका मतलब ये है कि उन्हें स्किल्स सिखाना। मान लो 26 साल का रोहित जिसे सेरेब्रल पैल्सी है, उसकी क्षमता का विकास करना मतलब उसे कंप्यूटर पर काम करना सिखाना या ऐसी कोई स्किल्स देना जिससे वो खुद कमा सके। दूसरा जो है, दूसरे की अगर हम बात करें, सक्षम वातावरण देना। ठीक है। यानी कि इनेबलिंग इन्वायरमेंट। अब रोहित ने काम तो सीख लिया, लेकिन अगर ऑफिस वाले उसे सपोर्ट ही ना दे तो, इसलिए ऐसा माहौल बनाना जहां उसे एक्सेप्ट किया जाए, जहां रैंप हो, जहां लोग सेंसिटिव हो। ठीक है। नेक्स्ट है अधिकारों की पूर्ति यानी कि फुलफिलमेंट ऑफ राइट्स। और ये सब कोई एहसान नहीं है, ये रोहित का लीगल राइट है। ठीक है। अब आप सोचो, अब जड़ों में इतनी बढ़िया खाद है, जब जड़ों में इतनी बढ़िया खाद है और पानी डलेगा तो फल कैसे आएंगे, कैसे नहीं आएंगे, आप ये सोचो। एकदम फल भी आएंगे और एकदम मीठे वाले आएंगे ना, एकदम शानदार। ये फल क्या है, हमारा दृष्टिकोण है। ठीक है। तो ये जो दृष्टिकोण है इसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले समान अवसर, रोहित को भी बाकियों की तरह जॉब और प्रमोशन के चांस मिलेंगे। ठीक है। समावेशी समाज मिलेगा। समावेशी समाज का मतलब जहां कोई रोहित को अजीब नजरों से नहीं देखेगा बल्कि उसे अपनी टीम का हिस्सा मानेगा। ठीक है। स्वतंत्र जीवन यानी कि इंडिपेंडेंट लिविंग की बात करें तो वो अपनी जिंदगी जो है, रोहित जो है अपने खर्चों पर अपने लिए डिपेंड रहेगा, अपने मतलब खुद कमा के खाएगा, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहेगा। और फिर है डिग्निटी यानी कि गरिमा। और सबसे ज्यादा जरूरी बात है, वो अपनी जिंदगी इज्जत के साथ जिएगा। ठीक है। अब आ जाओ इस स्लाइड के ब्रह्मास्त्र पर। ये जो पीला वाला स्टिकी नोट्स आप सभी को दिखाई दे रहा है, ये क्या है, यूएनसीआरपीडी के मानव अधिकार दृष्टिकोण पर आधारित है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। पहले जमाने में क्या होता था, लोग डिसेबिलिटी को मेडिकल प्रॉब्लम या चैरिटी का मुद्दा मानते थे, अरे बेचारा इसका इलाज करो या कुछ दान दे दो इसको। लेकिन यूएनसीआरपीडी ने आकर दुनिया पूरी हिला दिया और बोला रुको, ये कोई चैरिटी का मामला नहीं है, ये मानव अधिकार का मामला है। ठीक है। नेशनल ट्रस्ट एक्ट इसी ह्यूमन राइट्स वाले चश्मे से दुनिया को देखता है। ये कहता है कि पीडब्ल्यूडीज को दया नहीं, उन्हें हक चाहिए, और यही इस एक्ट का सबसे बड़ा विजन है।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो बस जड़ें मजबूत करो, गरिमा और आजादी के मीठे फल खाओ, हो गया टॉपिक क्लियर। एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट लिख दिया तो फुल मार्क्स पक्के समझो। ठीक है, बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ और देखते हैं हमारी अब तक हमने विजन और मिशन का पूरा पेड़ तो उगा लिया, लेकिन अब जरा बात करते हैं एकदम टू द पॉइंट यानी बुलेट पॉइंट्स की। ठीक है, एग्जाम में जब एमसीक्यू आते हैं तो मिलते जुलते ऑप्शन देकर अच्छे अच्छों का दिमाग हैंग हो जाता है, इसलिए इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। ये क्या है? मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इससे हमें रटना नहीं है, बस इन चार चार जो मार्क्स दिखाई दे रहे हैं ना, टिक मार्क, इनको ध्यान से देखना है, चेक मार्क्स को दिमाग में सेट करना है। चलिए एक एक करके इन्हें डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर के जो दो पॉइंट हैं उनको देखो। पहला क्या है? स्वतंत्रता, और दूसरा जो है अधिकारों की सुरक्षा। इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए सुनीता है जिसकी उम्र क्या है? 28 साल है, उन्हें सीपी है। अब उनका मन है जो वो खुद को छोटा सा ऑनलाइन बुटीक खोलने का है, या फिर अपनी सोसाइटी की RWA में मीटिंग में हिस्सा लेने का है। पहले के जमाने में लोग क्या कहते थे? अरे सुनीता तुम घर पर ही आराम करो, ये सब कैसे करोगी? लेकिन नेशनल ट्रस्ट एक्ट कहता है एक्सक्यूज मी, सुनीता को भी समुदाय के भीतर एकदम इंडिपेंडेंट और एम्पावर्ड लाइफ जीने का पूरा हक है। उन्हें समान अवसर का हक है। ठीक है, और पूर्ण भागीदारी मिलनी चाहिए। उन्हें कोई साइडलाइन नहीं कर सकता, ये उनका लीगल राइट है और कोई चैरिटी नहीं है। ठीक है, तो अब तीसरे यहाँ तक चीजें समझ होगी कि समुदाय के भीतर स्वतंत्र और सशक्त जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए सुनीता को। समान अवसर और पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना है। ठीक है उनकी। यहाँ पर अब आप लोग क्या सोचेंगे कि आरओ क्या नई बीमारी है? ठीक है, आरओज को सहायता। अब आप सोचेंगे आरओज क्या नई बीमारी? आरओ का मतलब पानी फिल्टर करने वाली मशीन नहीं। यहाँ आरओ का मतलब है रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो एनजीओ जो ग्राउंड लेवल पर डिसेबिलिटी सेक्टर में काम करता है। अब लॉजिकल सी बात सोचो, क्या दिल्ली में बैठे मंत्री जी खुद घर जाकर किसी को व्हीलचेयर या हियरिंग एड बांटेंगे? नहीं ना। नेशनल ट्रस्ट क्या कहता है? वो इन लोकल एनजीओज को या जो आरओज हैं उनको फंडिंग सपोर्ट देते हैं, ताकि वो सुनीता जैसे लोगों को उनकी आवश्यकता आधारित सेवाएं दे सके। एकदम स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम है बॉस। और अब आता है स्लाइड में आखिरी और सबसे वीआईपी पॉइंट, यानी कि संरक्षक नियुक्ति, गार्जियन अपॉइंटमेंट। देखो इस पर पीला हाईलाइट भी किया गया है, याद है ना अपनी पिछली क्लास वाला राहुल भैया का एग्जाम्पल? अगर कोई पीडब्ल्यूडी एडल्ट हो गया है, ठीक है, यानी कि 18 साल से ऊपर हो गया, लेकिन उसे अपने बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी या लाइफ के लीगल डिसीजन लेने में सपोर्ट चाहिए, तो ये एक्ट उनके लिए गार्जियन अपॉइंट करके पूरा लीगल प्रोसेस बनाता है। हवा में बातें नहीं होती हैं, बाकायदा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटी बैठती है और ये तय करती है कि कौन उस व्यक्ति को का सही गार्जियन बनेगा। यही इस एक्ट की सबसे बड़ी पावर है। तो दोस्तों हो गया ना चारों उद्देश्य एकदम क्लियर? यहाँ पर क्या पहला जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र लाइफ, सशक्त लाइफ हम बोल सकते हैं। दूसरा जो है वो क्या है? फुल पार्टिसिपेशन वाले राइट्स। तीसरा जो है एनजीओज आरओज को सपोर्ट। और चौथा जो है एडल्ट्स के लिए लीगल गार्जियन। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो बस ये चार पिलर्स याद रखो। के बेस टीजीटी पीआरटी के पेपर्स में एग्जामिनर को दिखा दो कि साथ, मतलब ये जो चीजें हैं एकदम आपकी क्रिस्टल क्लियर है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ठोक दो, और हाँ कमेंट्स में बताओ कि इन चार पॉइंट्स में आपको सबसे सॉलिड पॉइंट कौन सा लगा। चलते हैं हम आगे की स्लाइड में और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। तो ना हमारी नेक्स्ट स्लाइड ये रही आपकी स्क्रीन पर। अ, अब देखो, जब भी एग्जाम में योजनाएं या स्कीम वाला सवाल आता है तो अच्छे अच्छों का बीपी हाई हो जाता है। यार इतनी सारी योजनाएं, नाम कैसे याद रखें? विकास, दिशा, निरामया, ऐसा लग रहा है किसी मोहल्ले के बच्चों के नाम रख रहे हैं, है ना? लेकिन टेंशन नॉट। इस स्लाइड को देखो, यहाँ पर क्या है? नेशनल ट्रस्ट एक्ट। ठीक है, ये अपनी 10 योजनाओं के साथ तैयार है। ठीक है, तो अपनी पूरी 10 योजनाओं को चार एकदम सॉलिड कैटेगरीज में बांट दिया है। ये माइंड मैप आपको दिख रहा है आपके एग्जाम का
ये सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होने वाला है। इसे एक एक करके डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पीले वाले बॉक्स पर, यहाँ पर दिखाई दे रहा है देखभाल। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखभाल की बात करें, केयर की बात करें, तो इसमें 4 योजनाएं कौन कौन सी है? दिशा जो अर्ली केयर के लिए है, विकास है जो डे केयर के लिए, सामर्थ है जो इसके लिए है, सामर्थ्य की बात करें तो रेस्पाइट केयर के लिए है, और घरौंदा है जो एडल्टहुड होम के लिए है। ठीक है, अब इसे रटना नहीं है बल्कि बस लॉजिक से समझना है। मान लो 40 साल के सुरेश जी हैं जिन्हें सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। अब उनके बूढ़े माता पिता को हमेशा ये टेंशन रहती है कि हमारे बाद सुरेश का क्या होगा। यहीं पर एंट्री होती है घरौंदा, यानी हो एडल्टहुड होम का। योजना की ये एडल्ट के लिए लाइफ लाइफ टाइम शेल्टर और केयर होम प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये सामर्थ्य जो है, ये क्या है भाई? जो फैमिली 24/7 केयर कर रही है ना, उन्हें भी तो कभी ब्रेक चाहिए ना। कोई शादी अटेंड करना है, बस एक वीकेंड रिलैक्स करना है, तो सामर्थ्य योजना के तहत पीडब्ल्यूडी को कुछ दिन के लिए सेफ केयर होम में रखा जाता है ताकि फैमिली को राहत मिल सके। है ना एकदम प्रैक्टिकल सोच। अब आते हैं ग्रीन सिग्नल पे। ठीक है, ग्रीन सिग्नल में जो स्वास्थ्य का है वो क्या है? निरामया, यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी का है ये। तो एग्जाम में सीधा सवाल आता है, नेशनल ट्रस्ट की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का नाम क्या है? तो आंख बंद करके बताना है, खोल के बताना है, जैसे बताना चाहो आप निरामया पर टिक लगा दो। जैसे हम लोग अपनी मेडिकल क्लेम लेते हैं ना, वैसे ही 4 वीआईपी डिसेबिलिटीज हैं, ऑटिज्म, सीपी, एमआर और एमडी वाले लोग, ये सुपर अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस उनके लिए है। 1 लाख रुपए तक का कवर मिलता है इसमें, मतलब हॉस्पिटल के बिल की टेंशन खत्म। अब आता है तीसरा सेक्शन जो है पिंक वाला, शिक्षा और रोजगार। इसमें 2 स्कीम है, कौन कौन सी? इसमें है ज्ञान प्रभा और प्रेरणा, यानी एजुकेशन और मार्केटिंग के लिए है। ठीक है, अब मान लो नेहा है जिन्हें सेरेब्रल पैल्सी है, उन्हें लगता है पढ़ाई करनी है, तो ज्ञान प्रभा उन्हें एजुकेशन सपोर्ट और स्कॉलरशिप देगी। ठीक है, लेकिन अगर नेहा ने डिसाइड किया बॉस मुझे तो अपना बिजनेस करना है, वो भी बहुत शानदार ऑर्गेनिक मोमबत्तियों का या हैंडीक्राफ्ट का या फिर प्रोडक्ट्स का मार्केट में बेचेगा कौन? यहाँ काम आती है प्रेरणा योजना। ये मार्केटिंग और एग्जीबिशन में सपोर्ट करती है ताकि नेहा का टैलेंट दुनिया तक पहुंचे और वो खुद पैसे कमा सके। एम्पावरमेंट का असली मतलब यही है। ठीक है, और आखिर में है ऑरेंज बॉक्स, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, सहायता यानी कि असिस्टेंट। इसमें 3 चीजें हैं, पहला क्या है? सहयोगी, दूसरा है संभव, और तीसरा है बढ़ते कदम। ठीक है, तो इन सबको हम एक एक करके और ज्यादा डिटेल से देखेंगे अपनी अगली वाली स्लाइड में। हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। ये रही हमारी अगली स्लाइड, इस जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। ठीक है, अब हमने 10 योजनाएं तो रट ली, लेकिन एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है। वो सीधा दिशा और विकास के बीच ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि अच्छे अच्छों का फ्यूज उड़ जाता है। मतलब एग्जाम हॉल में बैठ कर ऐसा लगता है कि यार दिशा 4 घंटे थी या विकास 4 घंटे थी। टेंशन नॉट। आज हम इन दोनों का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे, आप नींद में भी सही आंसर टिक लगाओगे। जरा सॉलिड स्लाइड को देखिए, एकदम आमने सामने वाली फील आ रही है ना यहाँ पे। चलिए इसको डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डे केयर योजना है जो दिशा बनाम विकास है, वो देखेंगे। तो इसकी सबसे पहले हम क्या देखेंगे? दिशा की। ठीक है, ये जो दिशा है, दिशा की दिशा देखते हैं। दिशा का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन। ठीक है, जब उम्र 0 से 10 साल की होती है, ये किस आयु के लिए फोकस करता है? 0 से 10 साल के लिए। तब इंसान को क्या चाहिए? एक सही डायरेक्शन चाहिए, इसलिए इसका फोकस क्या है? अर्ली इंटरवेंशन। ठीक है, इसका फोकस क्या है? अर्ली इंटरवेंशन। और क्या है? स्कूल रेडीनेस है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मतलब बेसिक चीजें सिखाना ताकि आगे जाकर स्कूल में एडमिशन लेने में आसानी हो। अब लॉजिक लगाओ, 0 से 10 साल की उम्र है तो ऑब्वियसली ज्यादा देर तो बिठा कर रख नहीं सकते ना, इसलिए उसका समय रखा गया है सिर्फ दिन में कितने घंटे? 4 घंटे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? दिन में 4 घंटे। क्लियर है? और बैच साइज क्या रखा गया है? 20 PWD, मतलब 20 PWD है। लेकिन शानदार बात तो देखो, रेशियो क्या है यहाँ पे? 1:1।
1:1 रेशियो रखा गया, मतलब हर एक व्यक्ति के लिए एक केयर गिवर, फुल वीआईपी अटेंशन। ठीक है, अब आते हैं विकास पर। विकास का मतलब क्या है? डेवलपमेंट। यहाँ उम्र कितनी है? 10 से ऊपर वाले बच्चों की, ठीक है, 10 साल से ऊपर, 10+ ईयर्स। अब फाउंडेशन तो बन गई, स्कूल रेडीनेस भी होगी। अब क्या सिखाएंगे? अब फोकस शिफ्ट होता है इंटरपर्सनल और ओकेशनल स्किल्स पर, मतलब लोगों से बातचीत कैसे करनी है, ऐसा कोई ऐसा हुनर सिखाना है जिससे आगे जाकर वो आत्मनिर्भर बन सके, जैसे कंप्यूटर बेसिक्स या कोई क्राफ्ट। अब क्योंकि उम्र 10+ हो गई है ना, तो 10+ हो गई उम्र, तो क्या स्टैमिना तो बढ़ गई, तो 4 घंटे से काम नहीं चलेगा। इसके लिए इसका समय जो है, दिन में कितना समय किया गया है, तय किया गया है, दिन में 6 घंटे किया गया है। ठीक है, और बैच साइज थोड़ा दिया गया, इसमें 30 PWD होंगे, और यहाँ पे रेशियो क्या है? वही है, 1:1 है। ठीक है, 1:1 ही मेंटेन किया गया, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं। अब स्लाइड के सबसे बड़े डेंजर जोन को देखिए, यहाँ पर डेंजर जोन दिखाई दे रहा होगा, अपवाद दिखाई दे रहा है, जो नीचे लाल रंग का लिखा है ना, तो एक्सेप्शन लिखा हुआ है। एग्जामिनर का फेवरेट ट्रैप हो सकता है, लिखा है ये दोनों योजनाएं झारखंड, सॉरी, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हैं। ठीक है, मैं जहां भी ये चीज देखती हूँ तो मुझे झारखंड पता नहीं क्यों याद आ जाता है। ठीक है, तो अगर केबीएस के पेपर में स्टेटमेंट आए कि दिशा योजना इज अप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया, तो तुरंत दिमाग की बत्ती जलाना है और बोलना है, अरे रुको जरा, शब्द करो। हमारे सारथी ने बताया था कि जम्मू एंड कश्मीर इसमें शामिल नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो हो गया ना क्लियर? छोटी सी उम्र 0 से 10, कम घंटे 4 घंटे, मतलब दिशा की नींव मजबूत करनी है। ठीक है, बड़ी उम्र 10+, ज्यादा टाइम, विकास। यहाँ तक सिंपल है ना, एकदम फंडा। एग्जाम में फुल मार्क्स लूट लो। अगर दिशा और विकास का ये डेबिट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया तो फटाफट लाइक बटन को हिट कर दो। मुझे कमेंट्स में बताओ, क्या आपके आसपास कोई ऐसा सेंटर है जो नेशनल ट्रस्ट की इन योजनाओं पर काम करता है? तो चलिए, अच्छे से रिवीजन करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रही हमारी नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर। अभी तक हमने इसमें इसमें बहुत सारी चीजें कवर की। ठीक है, अब तक हमने एजुकेशन के डे केयर की बातें कर ली, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हर पेरेंट के दिमाग में होता है, रहने का क्या? एग्जाम में ये पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे आवास योजनाएं जो है सामर्थ्य और घरौंदा। ठीक है, ये जो ये तो सामर्थ्य और घरौंदा जो है आपस में इतना कंफ्यूजन करते हैं कि दिमाग का पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है। लेकिन टेंशन मत लो, इस स्लाइड को देखो, एक तरफ छोटा सा घर दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक तरफ ये देखा आपने, एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा है, और सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? सामर्थ्य की, यानी कि राहत अस्थाई। ठीक है, राहत अस्थाई, इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए रमेश जी हैं, अपने 35 साल के भाई की देखभाल करते हैं, जिन्हें मल्टीपल डिसेबिलिटीज है। अब रमेश जी को अचानक किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ गया, या उनके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई। अब वो अपने भाई को कहाँ छोड़ेंगे? तो एंट्री यही होती है सामर्थ्य की। ये कोई लाइफ टाइम परमानेंट घर नहीं है, ये एक गेस्ट हाउस है। ठीक है, ये क्या है? ये एक गेस्ट हाउस की तरह है। ठीक है, होटल की तरह है, जहां आप कुछ दिनों के लिए पीडब्ल्यूडी को सुरक्षित छोड़ सकते हैं। इसका मेन पर्पस भी यही है, परिवार को केयर गिविंग की जिम्मेदारियों से कुछ दिन की राहत देना। और हाँ, ये सिर्फ परिवारों के लिए नहीं है, अगर कोई अनाथ या बीपीएल परिवार से है, ठीक है, अनाथ बच्चा है, बीपीएल और संकट में फंसे परिवारों के लिए भी है। ठीक है, उन्हें यहाँ बेसिक मेडिकल केयर, क्या क्या चीजें मिलती हैं? यहाँ बेसिक मेडिकल केयर मिल जाती है और ग्रुप होम की सुविधा मिलती है। सबसे बड़ी बात, इस उम्र में कोई लिमिट नहीं, ये सभी आयु समूहों के लिए है। ठीक है, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, सभी के लिए है। ठीक है, सुविधा और बुनियादी चिकित्सा यहाँ पर मिलती है। ठीक है, अब आते हैं घरौंदा पर। आजीवन घर। घरौंदा का मतलब होता है अपना घर, ब्रैकेट में लिखा है आजीवन घर, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आजीवन घर, यानी लाइफ लॉन्ग होम। सोचो, शर्मा अंकल और आंटी के बारे में, जो अब 70 साल के हो चुके हैं। उनका एक 40 साल का बेटा है जिसे सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। उन्हें रातों को नींद नहीं आती, ये सोचकर कि हमारे जाने के बाद इसका क्या होगा।
नेशनल ट्रस्ट एक्ट ने इसी टेंशन को खत्म करके उनके लिए बनाई है घरौंदा योजना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये बच्चों के लिए नहीं है बॉस, ये सॉलिड, ध्यान से देखो, ये किसके लिए है? वयस्कों के लिए सुनिश्चित घर। ठीक है, अश्योर्ड होम फॉर एडल्ट्स। यहाँ उन्हें आजीवन यानी लाइफ लॉन्ग एक अच्छी क्वालिटी की लाइफ दी जाती है, आजीवन न्यूनतम गुणवत्ता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बैच साइज कितना है? 20 PWD है। और अगर केयर गिवर की बात करें तो 1:1 रेशियो है। ठीक है, मतलब एकदम वीआईपी लेवल का। और सबसे कमाल की बात है, यहाँ उन्हें सिर्फ बिठाकर खाना नहीं खिलाते। ठीक है, यहाँ पर व्यवसायिक गतिविधियां भी शामिल होती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बता सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका जो पीला ये स्टिकी नोट्स है, घरौंदा योजना झारखंड को छोड़कर पूरे देश में उपलब्ध है। ठीक है, एक चीज और बताना चाहूंगी, ये जो यहाँ पर ये पीला वो पिंक कलर का स्टिकी नोट्स है, यहाँ पर लिखा है कि घरौंदा जो योजना है झारखंड को छोड़कर पूरे देश में उपलब्ध है। पहले क्या था, कुछ समय तक झारखंड में रजिस्टर्ड एनजीओ सेंटर नहीं थे, इसलिए बहुत सारे नोट्स और उसमें लिखा मिलता है। ठीक है, झारखंड को छोड़कर, लेकिन ये स्थायी नियम नहीं था। अभी क्या है, अभी पूरे इंडिया में लागू होता है। तो ये जो स्कीम है, आप बता सकते हैं ऑल इंडिया स्कीम है, किसी राज्य को स्थायी रूप से बाहर नहीं रखा गया है। यहाँ तक क्लियर है। ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने सोचा क्योंकि बहुत जगह पर अभी यही लिखा हुआ मिलता है। मैंने भी इसको जब कहीं से कॉपी किया था तो मुझे लगा था कि ये चीजें, लेकिन अभी ये वाली जो योजना, तो आप इसको क्रॉस मार देना। ठीक है, इसके पीछे भी मैंने जो करवाया था विकास, और उसमें लिखा हुआ है, वो भी पूरे इंडिया में लागू होता है। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक की वजह से हो गया। तो हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या है। अभी जो मैंने छाता खोला था ना, वो बारिश से बचने के लिए नहीं था, वो था मेडिकल बिल्स की बारिश से बचने के लिए। ठीक है, जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। जब भी परिवार में किसी पर कोई मतलब किसी को कोई डिसेबिलिटी होती है, तो सबसे बड़ा डर क्या होता है? यार हॉस्पिटल के चक्कर, दवाइयों का खर्चा, थेरेपी का बिल, ये सब कैसे मैनेज होगा? ठीक है, इसी टेंशन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ये नेशनल ट्रस्ट लेकर आया अपना ब्रह्मास्त्र। ठीक है, और यहाँ पर हम देखने वाले हैं स्वास्थ्य सुरक्षा। ठीक है, इसका ब्रह्मास्त्र क्या है? निरामया, निरामय हेल्थ इंश्योरेंस योजना। 1 लाख तक का कवर देता है ये। तो अब आप सोचेंगे कि मैम आजकल तो 5 से 10 लाख का इंश्योरेंस नॉर्मल है, ये 1 लाख में क्या होगा? अरे रुको जरा, ये नॉर्मल इंश्योरेंस नहीं है बॉस, ये 1 लाख का कवर उन चीजों के लिए है जो बड़ी बड़ी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां कवर नहीं करती। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने विक्रम भाई हैं, विक्रम 32 साल के हैं और उन्हें ऑटिज्म है। अब विक्रम को कोई बड़ी सर्जरी नहीं करानी, लेकिन उन्हें रेगुलर चेकअप्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और कुछ दवाइयों की जरूरत पड़ती है। अगर आप प्राइवेट इंश्योरेंस वाले के पास जाओगे तो वो बोलेंगे ओपीडी और रेगुलर दवाइयों का पैसा हम नहीं देंगे। लेकिन हमारी निरामय योजना कहती है टेंशन मत लो विक्रम, ओपीडी हो या दवाइयाँ हो या पैथोलॉजी हो, उसकी जो ब्लड टेस्ट है कुछ भी हो, सब फ्री में, एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, तो यहाँ पर ये सारी चीजें देख ली। ओपीडी, दवाएं, पैथोलॉजी टेस्ट, रेगुलर चेकअप, सुधारात्मक सर्जरी इसमें शामिल है। इसके अलावा वैकल्पिक चिकित्सा और ट्रांसपोर्ट लागत कवर होता है इसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये चीजें क्लियर हो गई। इसका तो ट्रीटमेंट होता ही है। ठीक है, और भी बहुत सबसे खास जो है, बीमा से पहले किसी मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो भाई, नॉर्मल लाइफ में अगर आप इंश्योरेंस लेने जाओ तो कंपनी वाले आपका खून निकाल लेंगे, बीपी चेक करेंगे, शुगर नापेंगे। अगर हल्का सा भी जुकाम है तो बोलेंगे सॉरी, हम आपको ये पॉलिसी नहीं दे सकते। लेकिन निरामय में ऐसा कोई नाटक नहीं है। अगर आपके पास नेशनल ट्रस्ट वाली 4 डिसेबिलिटीज हैं, तो उनमें से किसी एक डिसेबिलिटी आपके पास है, वैलिड है, सर्टिफिकेट है, तो बिना किसी मेडिकल टेस्ट के सीधा इंश्योरेंस चालू, नो क्वेश्चन आस्क। ठीक है, तो सेट हो गया दिमाग में। छाता निर्भया योजना, कवर कितना होता है? 1 लाख का। फायदा, ओपीडी, ट्रांसपोर्ट, अल्टरनेटिव मेडिसिन, और सबसे बड़ा कीवर्ड नो प्री टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका?
कोई कंफ्यूजन है? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है ये रही आपके सामने। अभी तक हमने घर तो बना लिया, मेडिकल इंश्योरेंस भी ले लिया, लेकिन असली जिंदगी तो घर से बाहर और किताबों के पन्नों में है। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। इसमें दो बहुत ही शानदार योजनाएं हैं, केयरगिवर और शैक्षिक सहायता। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दो है, सहयोगी और ज्ञान प्रवाह की। सबसे पहले हम बात करेंगे सहयोगी योजना की। ये जो सहयोगी है, नाम से ही फीलिंग आ रही है ना कि कोई आपको सहयोग दे रहा है, आपका साथी बने। इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो सुनीता जी हैं जो 25 साल के बेटे का ध्यान रखती हैं, उसे सीपी है। अब एक माँ का प्यार और डेडिकेशन तो 100% है, लेकिन 25 साल के एडल्ट बेटे को बेड से व्हीलचेयर पर शिफ्ट करना हो तो उसे टेक्निकली कैसे हैंडल करना है, बिना अपनी कमर तोड़वाए सही पोस्चर कैसे मेंटेन करना है। यही एंट्री होती है सहयोगी योजना की। ये योजना डिसेबल्ड पर्सन के लिए नहीं है बॉस, ये केयर गिवर प्रशिक्षण के लिए है। ठीक है, इसके तहत बाकायदा केयर सेल्स बनाए जाते हैं जहाँ प्रोफेशनल लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है। और सबसे शानदार बात, स्लाइड के थर्ड पार्ट में देखिए, आपको यहाँ पर माता पिता भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। ठीक है, मतलब माता पिता भी केयर गिवर बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर से आए हुए प्रोफेशनल ही केयर गिवर बन सकते हैं, फैमिली मेंबर्स भी ये साइंटिफिक तरीके सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसके दो लेवल होते हैं, प्राइमरी और एडवांस लेवल। कितने लेवल होते हैं? प्राइमरी और एडवांस लेवल होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब एग्जाम में से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए केयर गिवर के लिए कौन सी स्कीम है, तो आंखें बंद करके सहयोगी पर टिक मारना। ठीक है, आ जाओ राइट साइड में जो है ज्ञान प्रवाह के लिए। ठीक है, मान लो हमारा एक स्टूडेंट है अमन जो 21 साल का है, व्हीलचेयर यूज करता है। उसे स्कूल के बाद अब आगे जाकर कोई बढ़िया सी कंप्यूटर इंजीनियरिंग या वोकेशनल कोर्स करना है। अब हायर एजुकेशन का खर्चा सुनकर तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं ना। लेकिन ज्ञान प्रभा कहती है, अमन तुम बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, बाकी तुम्हारा सारथी यानी नेशनल ट्रस्ट देख लेगा। ये स्कीम जो है ये फोकस किस पर करती है? शैक्षिक सहायता पर। ठीक है, यानी स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है, ये ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल और वोकेशनल कोर्सेज के लिए है। ठीक है, अब जरा कान पास लेके आओ। केबीएस के एग्जामिनर का सबसे बड़ा ट्रैप यही होने वाला है। एग्जामिनर एमसीक्यू में पूछेगा, क्या ज्ञान प्रवाह योजना के तहत सिर्फ कॉलेज की ट्यूशन की फीस मिलती है? आपने एकदम स्वैग में बोलना है, जी नहीं। इस स्लाइड के सबसे नीचे जो हाईलाइट पॉइंट है उसको ध्यान से देखिए। जो पॉइंट आपको घूर रहा है, क्या कवर होता है? फीस, ट्रांसपोर्ट, किताबें और जेब खर्च। ठीक है, तो यहाँ पर आप उनको बोल सकते हैं इसमें फीस तो कवर होती ही होती है, साथ में कॉलेज जाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा, मोटी मोटी किताबों का खर्चा, यहाँ तक कि जेब खर्च भी मिलता है। मतलब अमन कॉलेज की कैंटीन में दोस्तों के साथ आराम से समोसा और चाय भी पी सकता है ना? एकदम मस्त और प्रैक्टिकल स्कीम। एम्पावरमेंट इसे ही कहते हैं बॉस। तो सेट हो गया एकदम दिमाग में? अगर सेट हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो रही आपकी स्क्रीन पर, तो यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए। अब तक हमने पढ़ाई कर ली, घर ले लिया, इलाज भी करा लिया, लेकिन बॉस असली स्वतंत्रता कब आती है? जब जेब में अपना खुद का कमाया हुआ पैसा हो और काम करने के लिए लेटेस्ट गैजेट्स। तो जरा स्लाइड के टॉप पर देखो, टॉप को या टॉप को। ठीक है, दोनों यहाँ पर दो चीजें, सशक्तिकरण और उपकरण। और ये 100% सच है। आज हम बात करेंगे एम्पावरमेंट के दो सबसे सॉलिड हथियारों की, जो है प्रेरणा और संभव। चलिए इनका एकदम बढ़िया सा पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लेफ्ट साइड की, प्रेरणा का। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि किसी को बैठकर मोटिवेशनल ज्ञान दो। ब्रैकेट में क्या लिखा है? मार्केटिंग लिखा है। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो अंजलि है जिसकी उम्र 30 साल है और उन्हें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, लेकिन वो बहुत ही शानदार और ऑर्गेनिक साबुन और जूट के बैग्स बनाते हैं। प्रोडक्ट तो एकदम टॉप क्लास है, लेकिन भाई इसे बेचेगा कौन? मार्केटिंग कैसे होगी? यही एंट्री होती है प्रेरणा योजना की। नेस, नेशनल ट्रस्ट कहता है अंजलि तुम प्रोडक्ट बनाओ, मार्केटिंग हम करेंगे। ये योजना दिव्यांगों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने में मदद करती है और बड़े बड़े मेलों, मतलब जो फेयर्स लगते हैं, एग्जीबिशन लगते हैं, उनके लिए डायरेक्ट फंड्स देती है। यहाँ तक क्लियर हो गया?
अब जरा रुको, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? दिव्यांगों द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री में सहायता मिलती है। अब ये कहाँ पर हम बेच सकते हैं? मेलों और प्रदर्शनियों के लिए फंड भी मिलता है। शर्त क्या होता है? कार्य केंद्र में कम से कम 51% कर्मचारी पीडब्ल्यूडी होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है? मतलब अगर कोई एनजीओ या संस्था प्रेरणा योजना का पैसा लेना चाहती है तो उसके पास 100 लोग काम करते हैं, तो उनमें से 51 लोग नेशनल ट्रस्ट वाले डिसेबिलिटीज होने चाहिए। अगर एग्जाम में 50% या 33 लिखा हो तो तुरंत मतलब इस स्लाइड को याद रखना और 51% पर ही टिक मारना, एक नंबर सीधा। अब आते हैं राइट साइड में, दोनों स्वतंत्रता बनाते हैं। कौन कौन से? संभव और प्रेरणा। तो यहाँ पर हम देखेंगे संभव, असिस्टिव डिवाइसेस वाला, ठीक है। ये जो संभव है, इसकी बात करें, जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना दे। पिंक वाला स्टिकी नोट जो है आपको दिख रहा है, उस पर लिखा है टेक एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है। मान लो अपना एक दोस्त दीपक है जिसे सीवियर मतलब जिसे सीवियर सीपी है। दीपक का दिमाग एकदम कंप्यूटर से भी तेज चलता है और वो एक ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहता है, लेकिन उसके हाथों में इतनी ग्रिप नहीं है कि वो नॉर्मल माउस या कीबोर्ड यूज करे। तो क्या दीपक का सपना टूट जाएगा? बिल्कुल नहीं। संभव योजना जो है दीपक को और सहायक उपकरण और सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। क्या प्रोवाइड करवाएगा? सहायक उपकरण और सॉफ्टवेयर, जैसे ट्रैक बॉल, माउस, वॉइस कमांड सॉफ्टवेयर, ऐसी बहुत सारी चीजें। और सबसे अच्छी बात है, इसके लिए दिल्ली या मुंबई भागने की जरूरत नहीं है। सरकार ने हर शहर में अतिरिक्त संसाधन केंद्र बन रहे हैं, ठीक है। तो हर शहर में इसके अतिरिक्त संसाधन केंद्र स्थापित करना, ठीक है। और वेबसाइट और उपकरणों के प्रदर्शन की पूरी जानकारी इसकी मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों हो गया ना दिमाग में सेट? सामान बेचना, मार्केटिंग करना, प्रेरणा, और हाँ 51% वाला रूल मत भूलना, ठीक है। स्पेशलिटी गैजेट्स और सॉफ्टवेयर चाहिए किसमें? संभव में। तो यहाँ तक क्लियर है? अगर ये मार्केटिंग और टेक का कॉम्बो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ठोक दो, कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आपको क्या लगता है आज के टाइम में टेक ज्यादा जरूरी है या मार्केटिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड ये जो आपके सामने रही। अब तक हमने नेशनल ट्रस्ट एक्ट की पूरी पिक्चर देख ली। हमने दिशा और विकास से पढ़ाई और ट्रेनिंग करवा ली, निरामया से इंश्योरेंस ले लिया, घरौंदा ने परमानेंट घर दिया, मतलब हमने डिसेबल्ड पर्सन को तो फुल एम्पावर कर दिया। लेकिन बॉस, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी बाकी है। मान लो 28 साल के रोहित हैं जिन्हें सेरेब्रल पैल्सी है। रोहित ने मस्त पढ़ाई की, एक बढ़िया कंपनी में जॉब कर रहे हैं, लेकिन जब वो अपनी सोसाइटी के पार्क में व्हीलचेयर पर जाते हैं तो पड़ोस वाले शर्मा जी अजीब नजरों से घूरते हैं और फुसफुसाते हैं, अरे बेचारा, पता नहीं पिछले जन्म के क्या पाप होंगे। बॉस, ये शर्मा जी का सॉफ्टवेयर है ना, इसे अपडेट कौन करेगा? ये घूरने वाला रवैया ठीक नहीं है, ठीक है। इसे ठीक कौन करेगा? यहाँ पर हम देखेंगे बढ़ते कदम, ठीक है। यहीं से शुरू होता है हमारे नेशनल ट्रस्ट के इस आखिरी लेकिन सबसे इम्पैक्टफुल योजना का बढ़ते कदम। स्लाइड में देखिए और ध्यान से देखिए, सबसे बड़ा यहाँ पर लाउड स्पीकर बना हो है, उस पर लिखा है जन जागरूकता, यानी कि पब्लिक अवेयरनेस। नीचे पीले स्टिकी नोट्स को देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? समाज का संवेदीकरण करना, यानी कि सेंसिटाइजेशन करना। मतलब लोगों को ये समझाना कि डिसेबिलिटी कोई बीमारी नहीं है जिससे दूर भागना पड़े। हमें दया नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? एम्पैथी और एक्सेप्टेंस चाहिए, ठीक है। अब इसके बुलेट पॉइंट्स डिकोड करते हैं। पहला पॉइंट है समाज की मुख्य धारा में लाना और सामाजिक एकीकरण। मतलब रोहित को भी सोसाइटी की दिवाली पार्टी में उतना ही एंजॉय करने का हक है जितना शर्मा जी को है, ठीक है। दूसरा पॉइंट एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, भ्रांतियों और मिथकों को तोड़ना, जैसे विकलांगता अभिशाप है, ये किसी काले जादू का असर है। बढ़ते कदम योजना इन्हीं झूठे मिथकों पर हथौड़ा मारती है। ये अवेयरनेस कैंपेन चलाती है कि भाई ये कोई श्राप नहीं है, ये एक मेडिकल या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है। और तीसरा पॉइंट जो है दूर दराज के क्षेत्रों में एंटी एक्ट का प्रचार करना, ठीक है। दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में तो फिर भी अवेयरनेस है, लेकिन गांव कस्बों का क्या? इसलिए ये योजना दूर दराज के क्षेत्रों में इस एक्ट का प्रचार करती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो सेट हो गया दिमाग में। केबीएस टायर 2 के एग्जाम में अवेयरनेस सेंसिटाइजेशन या मिथक तोड़ने से जुड़ा कोई भी एमसीक्यू आ जाए तो लाउड स्पीकर की तरह जोर से चिल्लाकर, मतलब मन में चिल्ला लेना, जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है। बढ़ते कदम पर टिक लगा देना, एक नंबर सीधा।
आपकी जेब में। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। ये रही आपकी नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में अब तक हमने एक एक करके सारी योजनाओं को ऐसा पोस्टमार्टम किया, एग्जामिनर भी सोचेगा भाई ये केबीएस टीयर 2 वाले बच्चे पढ़ के कहाँ से आए हैं, है ना। लेकिन बॉस एग्जाम में एक रात पहले आप वो 100 पन्नों के नोट्स पलटेंगे बिल्कुल नहीं। उस रात काम आती है स्मार्ट स्टडी। ठीक है, अब वो स्मार्ट स्टडी क्या है, इसलिए आप मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ये मास्टर चीट शीट। ठीक है, इसमें देखेंगे त्वरित समीक्षा यानी कि क्विक रिव्यू। तो जरा इस स्लाइड को घूर कर देखो, ये सिर्फ एक टेबल नहीं है, ये आपके एग्जाम का ब्रह्मास्त्र है। मैं तो कहती हूँ अभी के अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फोन पर वॉलपेपर लगा लो। ठीक है, तो ये 60 सेकंड में एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिशा दिख योजना है, फिर मुख्य फोकस है, उसकी मुख्य विशेषता है। सबसे पहली योजना क्या है, दिशा। मुख्य फोकस किस पर है, अर्ली इंटरवेंशन पर है। मुख्य विशेषता क्या है, 0 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए और 4 घंटे। ठीक है, दिन के 4 घंटे। और दूसरी योजना है विकास, जिसमें ओकेशनल स्किल सिखाई जाती है। इसमें 10+10 से ऊपर वर्ष के लिए। ठीक है, इसमें दिन में 6 घंटे। फिर आता है सामर्थ्य, जो है अस्थायी आवास, मतलब थोड़े टेम्परेरी, थोड़े दिन के लिए। इसमें मुख्य विशेषता क्या है, संकट और राहत के लिए, संकट के समय में परिवार को कहीं जाना पड़ जाए, कुछ हो जाए, राहत के लिए। ठीक है, फिर आता है घरौंदा, आजीवन घर के लिए, वयस्कों के लिए सुनिश्चित घर किया गया। फिर है निरामया, मुख्य फोकस है हेल्थ इंश्योरेंस पर। कवर क्या है, 1 लाख का। ठीक है, नो प्री टेस्ट, इसमें कोई प्री टेस्ट नहीं होता है। फिर है सहयोगी, केयर गिवर ट्रेनिंग, मुख्य फोकस है इसका। 2 लेवल है इसमें, प्राइमरी और एडवांस लेवल है। उसके बाद ज्ञान प्रवाह आता है, इसका मुख्य फोकस है शैक्षिक सहायता। मुख्य विशेषता इसमें फीस, किताबें, जेब खर्च, सारी चीजें मिलती हैं। उसके बाद है प्रेरणा, जिसमें मार्केटिंग और बिक्री इसका मुख्य फोकस है। 51% कर्मचारी पीडब्ल्यूडी अनिवार्य होते हैं इसमें। फिर है संभव सहायक उपकरण। ठीक है, मुख्य फोकस है इसका। इसमें मुख्य विशेषता जो है रिसोर्सेज सेंटर और सॉफ्टवेयर मिलते हैं। फिर है बढ़ते कदम, जो जागरूकता के लिए है। इसका काम क्या है, मिथक तोड़ना। ठीक है, मेन स्ट्रीमिंग में जोड़ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। बूम, ये हो गया नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 आपकी मुट्ठी में। अब एग्जाम हॉल में जब भी दिशा, निरामया या घरौंदा जैसे शब्द आए, तो बस आंखें बंद करके शीट को याद करना और सही ऑप्शन पर टिक लगाकर केबीएस में अपनी सीट पक्की करना। ठीक है, तो फाइनली हम आ गए हैं इस सफर के आखिरी मुकाम पर। मुझे पता है इतने सारे एक्ट्स, नियम, कमेटियां, 10-10 योजनाएं पढ़कर दिमाग का प्रोसेसर थोड़ा हीट हो गया होगा। अब टाइम है कूल डाउन होने का। अक्सर हम लोग एग्जाम के चक्कर में सिर्फ डाटा रटने की मशीन बन जाते हैं। हम सोचते हैं अच्छा 1999 का एक्ट है, ACMM वाली 4 डिसेबिलिटी 10 योजनाएं, चलो रट लो, हो गया काम। लेकिन बॉस, इस बड़े से कोट वाले बॉक्स को ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें हाईलाइट की हैं, हरे रंग से हाईलाइट किया है मैंने। ये एक्ट जो है नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1990 केवल 10 योजनाओं की सूची नहीं है। ये 4 विशेष विकलांगताओं यानी कि ऑटिज्म, सीटी, मेंटल रिटार्डेशन और एमडी वाले व्यक्तियों को एक समान, सम्मानजनक और स्वतंत्र जीवन देने का संपूर्ण ढांचा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम एक लेकिन यहाँ पर ये बोरिंग सी सरकारी लिस्ट नहीं है, इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से फील करते हैं। मान लो आप एक कलीग है, आपकी एक कलीग है, पूजा नाम है उसका, जो 28 साल की है, उसे ऑटिज्म है। ये एक्ट पूजा के लिए सिर्फ एक कागज का टुकड़ा और चैरिटी फंड नहीं है, ये संपूर्ण ढांचा जो पूजा को ये ताकत देता है कि दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बिना किसी दया के एक समान यानी कि इक्वली सम्मानजनक, डिग्निफाइड और स्वतंत्र जीवन जी सके। उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि इसका लीगल राइट है। अब आप नीचे देखें, लाल रंग में एकदम बोल्ड अक्षरों में क्या लिखा है, समावेशी समाज की ओर एक सशक्त कदम। ठीक है, पता है केबीएस टीजीटी और पीआरटी टीयर 2 का एग्जामिनर आपसे इंटरव्यू या पेपर में क्या चेक करना चाहता है, वो ये नहीं देखना चाहता कि आपका रट्टा कितना तेज है। वो ये देखना चाहता है कि आपके अंदर वो माइंडसेट है जो इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा में ला सके। क्या आप सच में इंक्लूसिव सोसाइटी वाले विजन पर यकीन करते हैं? अगर आपके दिमाग में ये निष्कर्ष सेट हो गया है, तो पेडागोजी का कोई भी केस स्टडी वाला सवाल आ जाए, आप उसे 100% सही करके आएंगे। तो मेरे फ्यूचर स्पेशल एजुकेटर्स, आज के इस नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 का
के चैप्टर को यही क्लोज करते हैं। अगर आपके इस सारथी ने इस भारी भरकम बोरिंग से कानूनी एक्ट को आपके लिए थोड़ा सा आसान और मजेदार बनाया है तो यार कमेंट बॉक्स में एक स्माइल या हार्ट तो बनता है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, अपने सारे स्टडी ग्रुप में इसे आग आग की तरह फैला दो, और हाँ, स्पेशल एजुकेशन नीड्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अभी तो हमें केबीएस का पूरा सिलेबस फोड़ना है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि इस पूरे सीरीज का आपके मतलब फेवरेट पार्ट कौन था या फेवरेट योजना कौन सी है। चलिए, खूब सारा पानी पीजिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए और फिर से रिवीजन में लग जाइए। आप बेस्ट है आप की एक शीट एकदम पक्की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग और ऑल द वेरी बेस्ट।